नमस्ते, आप सभी का ब्राह्मी विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रही आपकी द इंडिया वे बुक, जो कि एस जयशंकर सर के द्वारा लिखी गई है। और ये जो आपको दिख रहा है वो है आपकी बुक की समरी, जो कि मैंने अपने हाथों से लिख करके तैयार किया है। जो फर्स्ट चैप्टर है, आज की इस क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे ही मैंने क्लास डाली थी कि मैं इस बुक की समरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उसके रिस्पांस पे मैं आप लोगों के लिए समरी लेकर के आने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि चैप्टर 1 का जो नाम है वो है द लेसन ऑफ अवध। तो आप सभी को पता है कि आज़ादी के पहले जो अवध रीजन रहा है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। और अवध से ही शुरुआत होती है कि अंग्रेज अवध को पहले ले लेते हैं हमारे से, और फिर वो उस तरीके से अपना साम्राज्य जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने अवध को हमसे लिया था उसको बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर में इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट में और लास्ट में डिफ़ाइन किया है। जो ये बुक है और इस बुक को पढ़ाने का मेरा मकसद है वो ये है कि जयशंकर सर ने अपनी एक्सपीरियंस से जो भी नॉलेज यहाँ पे हमारे साथ शेयर की है, हमें बताया है, उसको हम अपने एसए पेपर में, जीएस पेपर में, या अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उस पेपर में कैसे अच्छे से यूज हो जाए। इसके अलावा आपको अपने जीवन में इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में बहुत मदद मिलेगी इस बुक को पढ़ने के बाद। तो मैं बताते जाऊंगी कि ये जो लाइन है वो आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे एस्से में अगर कोई पॉइंट आ गया अमेरिका के बारे में लिखने में, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, चाइना के बारे में, रसिया के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने सिर्फ अभी एक चैप्टर का आप लोगों को समरी देने की तैयारी की है, पर पूरी बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि अगर आपको मेंस पेपर लिखना है तो इससे बेहतरीन बुक आपको कोई नहीं मिल सकती है। तो बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर जैसे शुरू होता है द लेसन ऑफ अवध, सबसे पहले उसमें एक कोटेशन का सर ने यूज किया, और ऐसा ऐसे लिखते वक्त आप लोग करिएगा। उन्होंने कहा कि द हैवीएस्ट पेनल्टी फॉर डिक्लाइनिंग टू रूल इज़ टू बी रूल्ड बाय समवन इन्फीरियर। अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप राजा बने, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा, तो उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि आपसे जो कमतर है, जिसकी क्षमता आपसे कम है, वो आपके ऊपर राजा बन के शासन करेगा। ये प्लेटो के द्वारा कही गई एक कोट है जिसको इन्होंने यहाँ पे कोट किया है। आगे उन्होंने एक फिल्म को उदाहरण बताते हुए लिखा है कि सत्यजीत रे की एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म में ये दिखाया गया था कि दो इंडियन नवाब जो हैं, ठीक है, दो इंडियन नवाब जो हैं वो चेस खेल रहे होते हैं। ठीक है, चेस खेलने में बिजी हो रहे होते हैं, और उसी वक्त कंपनी ने पूरे अवध को उन दोनों नवाबों से छीन करके ले जाते हैं। अब वो दो नवाब कौन है आपको पता होगा। तो वो ये दिखाते हैं कि जो अंग्रेज है वो कितने चालाकी से, कितने आसानी से जो अवध जैसे प्रॉस्पेरस स्टेट है वो भारतीय नवाबों के पास से छीन ले गए। और यहाँ चेस को बताया गया है कि वो मतलब वो अपनी विलासिता में व्यस्त है, और अंग्रेज जो है वो अवध को उनके पास से छीन करके ले जा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने, अगर आपको वर्ल्ड ऑर्डर बताना हो कि किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर आज के समय चल रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ए लार्ज रीबैलेंसिंग वॉज ऑलरेडी इन एविडेंस, नाउ ओवरलेड बाय ग्रेटर रीजनल वोलेटिलिटी, हाई रिस्क टास्किंग, स्ट्रॉन्गर नेशनलिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आज के वर्ल्ड ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रीजनल वोलेटिलिटी हो चुकी है। क्या हो गया है? रीजनल वोलेटिलिटी हो गई है कि समाज में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो चुका है। हाई रिस्क टेकिंग, लोग जो है बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। देशों में छोटी सी बात को लेकर के रिस्क बहुत ज़्यादा टेकिंग जो कैपेसिटी वो बढ़ गई है। हर देश के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है वो बिल्कुल अचानक से ये देखने को मिल रहा है कि बीच के दशक में ऐसा देखने को मिलता था कि लोग नेशनलिज्म को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे, राष्ट्रीयता को। लेकिन आज के समय में लोग जो है वो ज़्यादा ही देशभक्त या राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं। और जो सबसे लास्ट में जो पॉइंट इन्होंने बताया कि रिजेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लोग सिरे से अब नकारना शुरू कर रहे हैं, कि जो एक समय ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन था ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके आगे की लाइन में वो बताएं कि
कश्मीर के इशू के लेकर के जो POK है, ठीक है, जिसको आप लोग POK कहते हैं, तो वो जयशंकर सर ने उसको करेक्ट करते हुए लिखा है POJNK, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का ये कदम था POK को भारत से हड़प लेने का, इसको हम लोगों ने बहुत आसानी से भुला दिया, या कह सकते हैं कि हमने इसे निगलेक्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है ना। फिर वो कहते हैं कि अंडरएस्टिमेट एज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेंजिस्ट सेंटिमेंट आफ्टर द 1971 वॉर, है ना। 1971 वॉर की बार हम लगभग भूल गए कि जो पाकिस्तान है उसने जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे हिस्से को हड़प लिया। चाइना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना हैज़ बीन इनएडुकेट। भारतीयों के अंदर जो चाइना के प्रति जानकारी होनी चाहिए वो बहुत कम है ना, वेरी इनएडुकेट। वेदर इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1949 रिवोल्यूशन, चाहे वो 1949 की जो रिवोल्यूशन क्रांति आई थी चाइना में उसके बारे में हो, या फिर जो इंटेंसिटी ऑफ द कम्युनिस्ट नेशनलिज्म और फाइनली द इनॉर्मिटी ऑफ द पोस्ट 1978 राइज। कम्युनिस्ट जो नेशनलिज्म आया और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ चाइना के अंदर, उसके बारे में हमें जानकारी कम है। और जिस तरीके का इकोनॉमिकल राइज देखने को मिला चाइना में 1978 के बाद, वो भी हमारे देश में देखने को कम मिलता है। द इशू ऑफ परसुइंग अर्लियर ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट हैज़ बिन डिबेटेड वाइडली। और चाइना ने किस तरीके से हम बिल्कुल हमारे सामने से जो यूनाइटेड नेशन की सीट थी वो छीन करके, या हम कहें कि उस समय हमने उसे ऑफ़र कर दिया कि आप जाइए और यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट ले लीजिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आगे अगर आप ट्रेड वॉर को देखें कि जैसे कि ट्रेड वॉर दुनिया में आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ट्रेड वॉर की बात होती थी जब ट्रम्प शासन में थे। तो ट्रेड वॉर को लेकर के अगर सवाल आ जाए तो क्या लिखेंगे? देखिए, द राइज ऑफ ए पोटेंशियल सुपर पावर इज नेचुरली अ डिसरप्टिव अकरेंस फॉर एनी ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। जब दो पावर एक साथ इमर्ज होती है तो वो जो है वो संघर्ष का दौर होता है, कोई भी नहीं चाहता कि उससे आगे कोई निकले, है ना। इफ़ वी फॉरगेट दैट इट इज़ बिकॉज द लास्ट टाइम इट हैपन विद द USSR। अगर आपको ध्यान ना हो तो ध्यान रखिएगा, US एक सुपर पावर थी और उसके सामने कौन सी सुपर पावर इमर्ज हो रही थी? USSR, या कह लें USSR के सामने US इमर्ज हो रहा था। तो US ने क्या किया, पूरी तरीके से अपना पूरा टिकड़म लगा करके USSR को जो है वो धराशायी कर दिया, और USSR फाइनली 1992 में टूट भी जाता है, आपको याद होगा। तो इस तरीके से जो UK और US का एग्जाम्पल था वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था कि UK ने किस तरीके से आसानी से जो एक स्ट्रगल थी वो पावर की नहीं होने दी। जब भी ट्रेड वॉर के बारे में पूछेगा ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर कोट करिएगा। आप लोग मेरे साथ नोट बनाते रहिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर आप लोग हमसे नोट लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो क्लास में बता दूंगी कि आपको ये नोट कैसे और कहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो शार्पर कॉम्पिटिटिवनेस बोलते हैं कि आज की दुनिया जो बढ़ रही है उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है शार्पर कॉम्पिटिशन। एक देश की दूसरे देश में जो होड़ है वही उस दूसरे देश को बढ़ा रही है। जैसे किसी देश ने जो है वो 4 जो है वो शिप बना ली है, ठीक है, वॉरशिप बना ली, तो दूसरा देश 10 वॉरशिप बना लेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट आप लोग देखते होंगे कि एयरक्राफ्ट अगर मान लीजिए किसी देश के पास 10 है तो दूसरा कहेगा मैं 20 बना लेता हूँ। कोई कहेगा मेरे पास 10 न्यूक्लियर बम है तो अगला बोलेगा मेरे पास 100 न्यूक्लियर बम है। कोई कहेगा कि मेरी GDP इतने % से ग्रो हो रही है तो अगला कहेगा मेरी GDP इतने % से ग्रो कर रही है। तो वो शार्पर जो कंपटीशन है वो एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है देशों की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। ओके, तो हम लोग आज के समय में इंडिया की क्या पोजीशन हो इसके बारे में बताते हुए लिखते हैं कि डेवलपिंग द माइंडसेट टू नॉट ओनली रिस्पॉन्ड बट एक्चुअली लिवरेज, दैट इज़ व्हाट कुड डिफाइन द न्यू इंडिया, ठीक है। ये माइंडसेट डेवलप कर लेना, ठीक है, ये माइंडसेट डेवलप कर लेना कि अपने आप को सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करना कि किसी देश ने कहा कि कश्मीर हमारा पार्ट है, ठीक है, तो ये नहीं कि हमने रिस्पॉन्ड कर दिया, नहीं आपने कैसे कह दिया, ये कश्मीर तो हमारा पार्ट था, है और रहेगा, तमाम चीज़ें चलती है। उस पर लिवरेज करना, ठीक है, उसको करके दिखाना का समय जो है वो न्यू इंडिया का अप्रोच होगा। US इंट्रीम अप्रोच इज़ ऑफ ग्रेटर इंडिविजुअलिज्म। वो कहते हैं कि जो इस वक्त न्यू US पॉलिसी के बारे में बताते हैं
कि पुरानी यूएस की बात आप भूल जाइए। आज के समय का जो यूएसए हो चुका है उसका क्या मानना है, कहते हैं कि वहाँ की जो पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से बन रही है जैसे ग्रेटर इंडिविजुअलिज्म। ग्रेटर इंडिविजुअलिज्म मतलब अमेरिका को ध्यान में रख के, केंद्र में रख करके कि ये अमेरिका के प्रॉफिट में है या नहीं। तो ग्रेटर इंडिविजुअलिज्म, मोर इंसुलरिटी एंड शार्प री इंट्रेंचमेंट। तो ये कुछ है कि जो अमेरिका है वो पहले जैसा रह नहीं गया है। उस अगर यूएस के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं, सो वी हियर ए पोटेंट नरेटिव ऑफ द अनफेयर ट्रेड। अगर अनफेयर ट्रेड के बारे में पूछे तो ये लाइन आपके दिया है। एक्सेसिव इमिग्रेशन एंड अनग्रेटफुल एलाइज। ठीक है, एक्सेसिव, आज के देश में, दुनिया में इमिग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे भारतीय भी हैं जो दूसरे देश में इमिग्रेंट बन के जाते हैं, तो उसके बारे में लिखना। तो यहाँ से एंड द मार्केट एसेस टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ मिलिट्री डोमिनेंस एंड द पावर ऑफ डॉलर नाउ सीम टू बी द इंग्रेडिएंट ऑफ द इमर्जिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो यूएसए के बारे में बता रहा है कि यूएसए जो है वो कुछ अपने आप को इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में इस्टेब्लिश कर रहा है। द यूएस चाइना डायनेमिक दैट विल इम्पिंज ऑन द टू स्टेट देमसेल्फ एंड ऑन द वर्ल्ड इज़ द ग्लोबल बैकड्रॉप फॉर इंडियन पॉलिसी मेकिंग। वो कहते हैं जब भी हम कोई पॉलिसी मेकिंग करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या जो समीकरण चल रहा है यूएस का, चाइना का, और फिर हमको उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी मेकिंग करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यूएस और चाइना दोनों ही हम लोगों के बहुत ही बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्पेशली चाइना तो नहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन यूएस भारत का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। द इरा ऑफ बिगिन ग्लोबलाइजेशन दैट फैसिलिटेट द ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइना हैज़ कम टू एन एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से केवल चाइना का ये जो इतना ज़्यादा ग्रो देखने को मिला है चाइना का, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से देखने को मिला, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मार्केट खुली हुई थी, दूसरे देश की मार्केट में आप इजली एक्सेस कर सकते थे। वो बोलते हैं कि अब ये जो इरा है ग्लोबलाइजेशन का, धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लोग जो मार्केट है वो ओपन से ज़्यादा क्लोज होना शुरू कर रही हैं। देश जो है वो अपने हित को समझ रहे हैं और अपने वहाँ के सामान को खुद यूज करना शुरू कर रहे हैं। दूसरे देश से मंगा करके यूज करने के बजाय खुद प्रोड्यूस करके खुद यूज करना शुरू कर रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा चाइना को मिला और जिसके चलते वो खूब अपना मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ किया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जापान के बारे में बताते हुए यहाँ लिखा जा रहा है कि जापान हैज़ ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी नॉट विद स्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स प्रीडिकेमेंट। ठीक है, तो जापान के बारे में यदि पूछा जाए तो ये लाइन बहुत अच्छी है वहाँ पे यूज करने के लिए। आप लोगों ने अक्सर चाइना के क्रिटिसिज्म को देते हुए बहुत आसानी समझी होगी, लेकिन जब भी चाइना की खूबियों के बारे में पूछा जाए तो हम शायद पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा बता नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना से बहुत कुछ सीखने की बात एस जयशंकर सर बताते हैं। वो लिखते हैं कि देयर इज़ मच दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना। हम बहुत कुछ चाइना से लर्न कर सकते हैं। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिंग ग्लोबल रेलेवेंस। ठीक है, दिखाना कि दुनिया में कि हमारी क्या मतलब रेलेवेंस है। एज द श्योरेस्ट वे ऑफ अर्निंग द वर्ल्ड रिस्पेक्ट। ठीक है, अपनी ज़रूरत को दिखाना कि देखिए हमारी ये रेलेवेंस है, ये सबसे अच्छा तरीका है दुनिया में रिस्पेक्ट कमाने का। चाइना क्या दिखाता है कि अगर चाइना के साथ ट्रेड वॉर करोगे तो हम आपको सेमीकंडक्टर नहीं सप्लाई करेंगे, आप चाइना के साथ वॉर करोगे तो रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, चाइना के साथ वॉर करोगे तो चीपर गुड्स नहीं मिलेंगे। और ये करके चाइना जो है वो दुनिया में रिस्पेक्ट कमाता है। तो अपनी रेलेवेंस को दिखाना दुनिया में रिस्पेक्ट कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर नहीं नोट कर सकते तो नोट्स कैसे मिलेगी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। इंडिया मस्ट मेक ए वर्च्यू ऑफ रिकाउंसिलिंग ग्लोबल गुड विद नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इंडिया मस्ट मेक ए वर्च्यू ऑफ रिकाउंसिलिंग ग्लोबल गुड विद नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, आप इंडिया को ग्लोबल गुड, ये जो है इस पॉइंट को आप कैसे मतलब यूज कर सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को जब दिखाना है तो कैसे।
टुडे वर्ल्ड इज़ ग्रेटर मल्टीपोलैरिटी एंड वीकर मल्टीलेटरलिज्म। आज की जो दुनिया है उसमें मल्टीपोलैरिटी हो गई, कई सारे पावर हो गए हैं और मल्टीलेटरलिज्म कम हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैरीज देयर मेजर बर्डन फ्रॉम इट्स पास्ट। वो बोलते हैं कि आज की जो फॉरेन पॉलिसी भारत की दिख रही है इस पे बहुत सारे बर्डन पास्ट से है। क्या क्या है हमारे पास्ट से, हमें कौन कौन से बर्डन मिले हैं। पहला तो 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा जो एक बर्डन है वो है विच रिड्यूस द नेशन बोथ डेमोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली। पार्टीशन की वजह से हमारे जो देश है उसकी जनसंख्या भी कम हो गई और पॉलिटिकली मतलब जो उसकी ज्योग्राफी है वो भी कम हो गया। दूसरा, डिलेड इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे इकॉनमी में जितना जल्दी रिफॉर्म होना चाहिए था उतना जल्दी हुआ नहीं, देरी की गई। एंड हाफ आफ्टर दूज ऑफ चाइना। अगर वही रिफॉर्म चाइना के साथ किए गए होते तो आज हम लोग चाइना से कई गुना आगे होते हैं। थर्ड इज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज ऑफ न्यूक्लियर ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन वाला काम है कि हम लोगों ने बहुत देर कर दी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने में, वो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच दैट जनरसली रिबिल्ड इकोनॉमिक एंड सोसाइटियल लिंकेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट कैन वर्क इन इंडिया फेवर। जो हम लोग कहते हैं ना कि नेबर फर्स्ट वाली पॉलिसी, उसको इन्होंने सराहा है और कहा है कि ये हमारे फेवर में ही काम करेगा। तो ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। आसियान के बारे में अगर कहीं लिखने के बारे में आया तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि द एंडेवर ऑफ द आसियान टू रिटेन इट्स कोहेशन एंड सेंट्रलिटी आल्सो क्रिएट डिमांड फॉर इंडिया। ठीक है, ये जो आसियान देश हैं वो भारत की तरफ मदद के लिए देखते हैं, ये बहुत अच्छा। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक साथ हम लोगों के साथ सामने दुविधा आ जाता है कि अमेरिका को ऐसा क्या करे कि अमेरिका खुश रहे, ऐसा क्या करे कि चाइना जो है वो नाराज़ ना हो जाए, ऐसा क्या करे कि हम चाइना के साथ भी रह लें, अमेरिका के साथ भी रह लें और रसिया को भी अच्छा लगे, है ना, फिर जापान को भी अच्छा लगे, फिर इस देश को भी अच्छा लगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये एक फार्मूला दे रहे हैं कि किस तरीके से आज की दुनिया में सभी देशों के साथ रिलेशन बना के रहा जा सकता है। ये कहते हैं दिस इज़ टाइम, क्या लिख रहा है कि दिस इज़ टाइम फॉर अस टू इंगेज अमेरिका। अमेरिका को इंगेज करके रखो। ठीक है, हम तो आपके साथ इंगेज में हैं, हम आपके साथ ये कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इंगेज करके रखो। मैनेज चाइना, चाइना को मैनेज करने की, कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा उसके साथ दुश्मनी या बहुत ज़्यादा दोस्ती मैनेज करके चलो। कल्टिवेट यूरोप, यूरोप को कल्टिवेट करना है। कल्टिवेट यूरोप का मतलब क्या समझते हैं कि मतलब यूरोप के अंदर अपने जो हाथ पैर है उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। रीएश्योर रसिया, रसिया को फिर से एश्योरेंस देने की ज़रूरत है कि आप मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं आज भी। ब्रिंग जापान इनटू प्ले, जापान को अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए बुला के रखो। ड्रॉ नेबर्स इन, और अपने नेबर को क्या है बराबरी में रखो। एक्सटेंड द नेबरहुड, और अपना जो ये नेबरहुड है उसको और बढ़ाओ, पड़ोसी जो हैं उनको और शामिल करते जाओ। एंड एक्सपेंड ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट, और जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ अपने सपोर्ट को बढ़ा के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ ओनली मल्टीपोलर एशिया दैट कैन लीड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो मल्टीपोलर एशिया है यही आज के समय के मल्टीपोलर वर्ल्ड को चला सकता है, लीड कर सकता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवर अप्रोच शुड बी बिल्ड कंफर्ट विद द वर्ल्ड, नॉट ओपेकनेस और डिस्टेंस। ठीक है, वो कहते हैं कि आज के समय क्या है, हमको दुनिया से जुड़ने की ज़रूरत है, ना कि ओपेकनेस और डिस्टेंस बनाने से काम चलेगा, है ना। देयर विल बी नेचुरल सस्पिशन ऑफ ऑल राइजिंग पावर दैट वी विल हैव टू अलाई। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्राकृतिक सोच है लोगों के बीच में कि जो देश बढ़ रहा है उसके ऊपर लोगों का सस्पिशन होता है कि अरे देखो कैसे वो देश बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक ईर्ष्या हो जाती है। टेकिंग ऑन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें क्या करना है कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी है। एक्टिंग एज ए कंस्ट्रक्टिव प्लेयर, और हमें ये दिखाना है कि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक खिलाड़ी है दुनिया के, मतलब कहते हैं ना कि भारत बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगा, वैसा वाला। एंड प्रोजेक्टिंग आवर ओन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, और दुनिया को दिखाना कि देखिए ये भारत है, ये ब्रांड भारत है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग ना कि ये भारत है और भारत जैसा कोई है नहीं। ठीक है, तो वो वाला सोच आर एलिमेंट ऑफ दैट सोल्यूशन, और यही आज के प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। इसके अलावा कहते हैं कि दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के समय किया
कि जब भी ज़रूरत पड़े कि उस देश में क्राइसिस है तो वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने का ज़्यादा काम करो, ना कि सरकारों के साथ जुड़ो। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचाओ और डिजास्टर रिस्पांस, अगर उस देश में बहुत डिजास्टर वगैरह आ गया है तो उसमें रिस्पांस करो। ये जो है वो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को डेमोस्ट्रेट करने का कि हम बहुत ही अच्छे देश हैं, हम बहुत ही अच्छे देश की तरह अपने आप को दिखाने का ये बेस्ट तरीका। एक पॉइंट को जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इन्होंने इस पेज में कवर किया वो ये है कि इंडिया इज़ नाउ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो दुनिया की क्या है, अब एक फार्मेसी बन गई है, दवाखाना बन गई है। आपने सुना होगा कोरोना के समय में। इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे मनाना, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना, ये सब भारत का एक जेस्चर शो करता है। इसके अलावा ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला जो लाइन है वो भारत की इंटरनल मैटर के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ इंडिया ड्रोव द रिवाइव्ड क्वाड अरेंजमेंट, अच्छा एक चीज़ और, हम लोग ने सुना होगा कि SCO में भारत है, ठीक है। इसके अलावा भारत किस में है, क्वाड में भारत है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत है वो रसिया के साथ भी अलायंस में है। तो ये सब पॉसिबल कैसे होगा, तो बताते हैं कि एक अच्छा तरीका है। कहते हैं कि इंडिया ड्रोव इट रिवाइवल क्वाड अरेंजमेंट, हमें रिवाइवल करने की ज़रूरत है, क्वाड में फिर से अपनी महत्वपूर्णता जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑल्सो टुक मेंबरशिप ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जो SCO है चाइना जिसको लीड करता है उसमें भी अपनी मेंबरशिप बना के रखने की ज़रूरत है। अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्राइलेटरल विद रशिया, और रशिया के साथ भी ट्राइलेटरल पार्टी में रहना है। चाइना को एग्जिस्ट नाउ विद वन इन involving the US and the Japan. These apparently contradictory development only illustrate the world in which we now operate. और दुनिया को दिखाना है कि इस तरीके के जो कठिन एक कह सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में केवल भारत ही ऐसा है जो इन सभी वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को फिट कर पाता है। हम जो है वो एक साथ चाइना के साथ भी रह सकते हैं, US के साथ भी रह सकते हैं और रसिया के साथ भी रह सकते हैं और जापान के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के चल सकते हैं। Our past will always be an influence but no longer a determinant of our future. वो कहते हैं कि जो हमारा पास्ट है उसका इन्फ्लुएंस तो हमारे ऊपर रहेगा लेकिन वो निर्धारित नहीं कर सकता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा पास्ट जो है वो गरीबी में गुजरा या हमारे साथ बहुत सारे देशों के साथ युद्ध हुए हैं या हमारा जो बाउंड्री इशू है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हमारे फ्यूचर को भी डिफ़ाइन करेगा। फ्यूचर हम अपने हाथ से खुद तय कर सकते हैं। We are least focused on the right issue now. हम बताते हैं कि आज के समय हमें किस इशू पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे लीस्ट फोकस्ड, ये कह रहे हैं कि आज के समय में ज़रूरत है लेकिन हम उसके ऊपर बहुत कम फोकस कर रहे हैं। लीस्ट फोकस्ड क्या क्या है, जैसे डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रूरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, ठीक है, ये सभी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत की जो अचीवमेंट होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की वो दिखाएगी कि हमारी सक्सेस बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरीके से मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, आपको पता है ना SDG के पहले एक और गोल आया था, उसको क्या कहा जाता था, मिलीनियम MDG। SDG के पहले MDG आया था, तो MDG के अंदर चाइना ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया था और SDG के अंदर अगर भारत ने ग्रोथ किया तो चाइना कितना आगे बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट इसके आगे बता रहा है कि सेम टाइम पे इंडिया इज़ ऑल्सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ए सिविलाइजेशनल सोसाइटी टू नेशन स्टेट। हम लोग जो है अब ये नहीं कह सकते हम पुराने सिविलाइजेशन हैं, ये हम लोग एक नेशन स्टेट के रूप में कार्य करने चाहिए कि हम एक देश है और हमारी ये मान्यता है, हमारी ये महत्वपूर्णता है, ठीक है। द की क्वेश्चन पर्टेनिंग टू अस रिफ्लेक्ट द ग्लोबल रीबैलेंसिंग अंडर वे विल द वर्ल्ड, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि जो आज हमारी सोच होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी को, वो अगर कभी पूछे तो उसके बारे में ये लिखिएगा। ये बहुत अच्छी लाइन है, विल द वर्ल्ड कंटिन्यू टू डिफाइन इंडिया, या दुनिया अभी भी भारत को डिफाइन करेगी या इंडिया नाउ डिफाइन इटसेल्फ, या भारत खुद अपने आप को डिफाइन करेगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि दुनिया हमें कहती है कि ये तो सपेरों का देश है, ये तो मतलब अंधभक्तों का देश है, ये तो मतलब अनपढ़ों का देश है, गरीबों का देश है। ये
अभी भी दुनिया हमें कहेगी या हम दुनिया को बताएंगे कि देखिए हम ये हैं, ये देश ऐसा है कि जहाँ पे मतलब इसरो के इतने अच्छे अच्छे मिशन हैं, डिजिटल इंडिया है। तो हमें क्या अभी भी हम ये अलाउ करेंगे दुनिया को कि दुनिया हमें डिफ़ाइन करे, या हम खुद अपने आप को डिफ़ाइन करेंगे? ये जो पूरा समरी था मैंने बहुत क्रिस्प तरीके से आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और आप लोगों ने इस क्लास को खूब अच्छे से समझा होगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इससे बहुत सारी नॉलेज प्राप्त की होगी। देखिए अगर आपने नोट्स बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देखिए शो कर रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके एक मिनिमम फ़ीस पे करके इस पूरे क्लास की ये हैंड रिटन नोट या तो PDF फॉर्म में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आप लोग कहेंगे तो आपके मतलब एड्रेस पे इसे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और आगे हम लोग चैप्टर 2 की समरी भी देखेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक चैप्टर में इस बुक में इतना कुछ है कि अगर इस एक बुक को पढ़ लिया जाए तो मेंस के पेपर में जो एक आंसर राइटिंग होती है उसमें आपको जो लिवरेज है वो मिल जाएगी। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आप दूसरों से बहुत अलग दिखेंगे, क्योंकि वास्तव में ये बुक में जो समझ है दुनिया के बारे में वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने इस बुक को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए अच्छे से कवर किया। मुझे उम्मीद है दोनों को समझ में आया होगा। अगर हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी भी दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा, मैं अलग से हिंदी में क्लास भी ले लूँगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2nd चैप्टर की समरी वाली क्लास में, ठीक है। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप लोग चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।